तो हम लोग टीजीटी पीजीटी का जो शिल्पी सीरीज चल रहा है तो उसमें टीजीटी के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज 2016 का देखेंगे। इसमें 125 प्रश्न पूरे हैं, 125 प्रश्न पूरे हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप जल्दी जल्दी बताइएगा, जो भी आपका सही हो रहा है गलत हो रहा है आप कमेंट जल्दी जल्दी करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रुक नहीं पाएंगे। प्रश्नों की संख्या 125 है, सोच रहे हैं कि एक डेढ़ घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो चल रहे हैं, ज़्यादा बातचीत। देखिए कल टेस्ट है, कल रविवार है, कल 23 अगस्त है, तो रविवार को टेस्ट होता है। तो टेस्ट में आप निःशुल्क जुड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जाएगा। कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जाता है, ना तो लिया जाएगा। हमारी सुन लीजिए बात पहले। तो कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। यह टेस्ट पूर्णतः ऑनलाइन मोड में होता है। ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन मोड में होगा। आपको टोटल 50 प्रश्न मिलेंगे। 50 प्रश्न काव्यशास्त्र के 50 प्रश्न आपको मिलेंगे। टोटल 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। समय 30 मिनट, 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। यह टेस्ट दोपहर 2 बजे, 23 अगस्त दोपहर 2 बजे यह टेस्ट होगा। 2:30 पर सारे प्रश्न ऑटोमेटिक रिमूव कर लिए जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। बात हमारी सुन लीजिए। पिछली बार जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट अभी हम नहीं दे पाए हैं भाई, अभी नहीं चेक करवा पाए। हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, आपसे हमने बताया था कि स्वास्थ्य गड़बड़ है, अभी हम नहीं करवा पाए हैं। तो उसका अभी हम आपको रिजल्ट भेजेंगे। बाकी हमने हल करवा दिया है, आप अपना मूल्यांकन खुद कर लीजिए कि हमारे कितने सही हो रहे हैं। बाकी आपका रिजल्ट, जो आपका पुरस्कार है, सारी चीज़ें हम आपको देंगे। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होंगे। आज का जो टेस्ट है आप उसी में देखेंगे। आप अपना सही करेंगे, जो भी आपका सही गलत हो रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप यूट्यूब पे हल करवाया जाएगा, यूट्यूब पे हल करवाया जाएगा। वह तुरंत 3-4 बजे हल करवाया जाएगा। तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। तो आप अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। उसके बाद हम पीडीएफ डलवा देंगे, उत्तरमाला की पीडीएफ डलवा देंगे, आंसर की हम डलवा देंगे। आप अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा। बाकी जो पहला टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। थोड़ा हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है तो आप इस पर भी ध्यान दिया करिए। तो चलिए, टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क है। टेस्ट के लिए आपको इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है या फ़ोन करना है 70 68 62 0 242, 70 68 62 0 242। जो मेरे भाई बहन मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य शास्त्र के सारे टॉपिक को हम डालते चले जा रहे हैं पीडीएफ। ये भी पीडीएफ जो है वहीं ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाता है। तो जो नहीं जान पा रहे हैं ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का है, वो 70 68 62 0 242 पे संपर्क करेंगे या दूसरा मोबाइल नंबर लिख लेंगे, उस पर व्हाट्सअप करेंगे। देखिए दूसरा मोबाइल नंबर देखिए, या तो आप 81 12 35 34 35 पे संपर्क करेंगे, या आप 70 68 62 0 242, या तो आप गूगल पे सर्च करेंगे हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक, या आप हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज टेलीग्राम लिंक डालेंगे तब भी आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। या तो आप डायरेक्ट इस पे मैसेज कर दीजिएगा, या तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो लिंक दिया गया है, नीचे आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में हम लिंक को पिन भी कर देंगे, तो आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल पे आप जुड़ जाएंगे। इसी 2 नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे या तो फ़ोन करेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट्सअप करने का प्रयास करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे। तो टेस्ट से जुड़ने के लिए भी टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क रहता है। आप हमारे यहाँ के हैं कि नहीं हैं, आप कहीं से भी हैं, किसी भी संस्थान से जुड़े हैं, उससे लेना देना नहीं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे यहाँ निःशुल्क टेस्ट करवाया जाता है। ऑनलाइन मोड में टेस्ट करवाया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं। एक बात और आपको बता दें, हाँ, बस जल्द ही हमारी ऑफलाइन क्लास निःशुल्क, पूरी तरह से निःशुल्क काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, व्याकरण और संस्कृत की निःशुल्क क्लास ऑफलाइन चलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही है, यह क्लास सलोरी में चलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही है, अभी कंफर्म नहीं है, किसी संस्थान से हमारी बातचीत चल रही है। अगर वहाँ हमको जगह मिल जाता है, चूँकि देखिए
हम 10-15 हज़ार रुपये तक किराया वहन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सोच रहे हैं आपसे भी 1 रुपया नहीं लेंगे, आपसे भी तो हमको पैसा नहीं लेना है। तो हम सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं हमारा काम हो जाए। हम बातचीत कर रहे हैं, अगर वहाँ रूम की व्यवस्था बन जा रही है, अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो आपको हम बता देंगे, आपको हम बता देंगे। अगर चलती है तब देखिए, इसमें 50-50% का मामला है। अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर जैसा भी रहेगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। ऑनलाइन तो चल ही रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। चलिए, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो 2016 का 125 प्रश्न है। बहुत जल्दी जल्दी करिएगा, बहुत जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है। 1 घंटे में कंप्लीट करना है। 1 घंटे में आप 2 पे करके वीडियो 2 पे करके देखेंगे, 2 पे करके। चलिए, इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है बताइए? संत कवि नहीं है, संत कवि नहीं है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संत कवि आपको बताना है नहीं है, तो बताइए। तो ए संत कवि हैं, ए भी संत हैं, सुंदरदास भी संत हैं, ये भी संत हैं। तो ये तीनों संत कवि हैं। संत कवियों में सबसे पढ़ा लिखा कौन था? तो सुंदरदास सबसे पढ़ा लिखा, सबसे पढ़ा लिखा या शिक्षित। प्रश्न 2021 में भी पूछा गया था, कई बार पूछा जा चुका है। तो कौन था मेरे भाई सबसे पढ़ा लिखा और शिक्षित? तो ये सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित की बात करें तो सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित सुंदरदास थे। तो सीधा सीधा आप देख लेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो इसमें विकल्प संतों में सबसे पढ़ा लिखा, संतों में सबसे पढ़ा लिखा सुंदरदास थे। अब जल्दी जल्दी चलेंगे, कोई कमेंट नहीं देखेंगे। संतों में सबसे पढ़ा लिखा सुंदरदास। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, बार बार। तो इसे डायरेक्ट देखिए भैया, रचना नहीं याद होगी, हमने पहले ही बता दिया, तो कमेंट मत करिए। रचना नहीं याद होगी, किसी को नहीं हो रहा है तो आपको कैसे होगा? आपसे हम कह रहे हैं बार बार प्रश्न लगाइए, वही प्रश्न आपको कंठस्थ रहेगा। वो जो प्रश्न आप बार बार पढ़ेंगे वही प्रश्न कंठस्थ रहेगा। 3 विकल्प आप जानते रहेंगे, चौथा वही होगा, या तो चारों जान जाएंगे, बस यही होगा। रचनाएँ नहीं याद होती हैं, 100% किसी को नहीं होती, 60-65% रचनाएँ आपको याद रहेंगी। बस उसी के आधार पर आप अनुभव के आधार पर करेंगे। चलिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तुलसीदास संत कवि नहीं है, तो तुलसीदास ही संत कवि नहीं है, तो यह राम भक्ति शाखा के कवि हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन। मधुमालती किसकी रचना है? तो मंझन की रचना है। मधुमालती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। पद्मावत किसकी है? तो जायसी की है। पद्मावत में कितने सर्ग हैं? जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे जिस भी मोड में देख रहे हैं। तो चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद। तो किसकी है मेरे भाई? मुल्ला दाऊद। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? राघव चेतन किसका पात्र है? तो पद्मावत का। एक बात हमारी सुन लीजिए, जब भी पात्र वगैरह पूछा जाए, आपको न समझ में आए, जो भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसी पे टिक लगा दिया करिए। जब आपको न समझ में आए, प्रसिद्ध रचनाओं से ही पात्र पूछे जाते हैं। जो सबसे हाईलाइटेड रचना है उसी का पात्र पूछा जाता है। नाटक भी सबसे हाईलाइटेड है तो उसी का पात्र पूछा जाएगा। अगर कोई काव्य रचनाएं पूछी जा रही हैं तो उसी का पात्र पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा महाकाव्य का ही पात्र पूछा जाता है। अगर काव्य रचनाएँ आ रही है, महाकाव्य है उसमें, तो महाकाव्य से ही पूछा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, जिसकी प्रसिद्धि है उसी रचना के पात्र पूछे जाते हैं। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अभी हमने पढ़ लिया। मधुमालती किसकी है? मंझन की। हंस जवाहिर कासिम शाह की है। तो किसकी है? चंदायन मुल्ला दाऊद। चलिए, हमारी राइटिंग तो आप जानते ही हैं, आप खुद से मैनेज करेंगे। देखिए, कुतुबन द्वारा रचित कौन सी रचना है? तो मृगावती कुतुबन की रचना है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का बताइए, रसिक का समावेश किसने किया था? बताइए, रस का समावेश किसने किया था? बताइए। केशवदास बताइए, रीत काल के कवि हैं। अग्रदास बताइए,
लालदास नाभादास, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्रदास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्रदास। चलिए, मदनाष्टक के रचयिता, मदनाष्टक के रचयिता, मदनाष्टक किसकी रचना है बताइए, मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीम दास, केशव दास, रसखान, बताइए बताइए जल्दी करिए भैया। तो मदनाष्टक किसकी रचना है? तो रहीम दास की रचना है, रहीम दास की रचना है। मदनाष्टक किसकी रचना है? तो रहीम दास की रचना है, न तो नरोत्तम स्वामी की है, न तो नरोत्तम दास की है, किसी की नहीं। चलिए, तो मदनाष्टक किसकी रचना है? तो यह मदनाष्टक रहीम दास की रचना है। 5 नंबर प्रश्न में रहीम दास होगा, परेशान मत करिए। चलिए, केशव दास को किस वर्ग में रखना चाहिए? केशव दास किस वर्ग के कवि हैं बताइए, केशव दास किस वर्ग के कवि हैं? रीत मुक्त की बात करें तो इसमें रीत मुक्त में कौन कौन आते हैं? ठाकुर, ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद, द्विजदेव, द्विजदेव भी आते हैं ना, द्विजदेव, द्विजदेव लिख लीजिएगा। हमारी राइटिंग जानते हैं, कहीं इधर उधर भी रहे तो आप मैनेज कर लेंगे। तो कौन सा है? द्विजदेव, द्विजदेव, द्विजदेव। बताइए, ये रीत मुक्त कवि हो गए, आपके रीत मुक्त कवि हो गए 5। रीत मुक्त कवि, रीत मुक्त कवि कौन से कवि हो गए? रीत मुक्त। अब चलिए, रीत सिद्ध कवि की बात करें तो बिहारी, बिहारी आपके रीत सिद्ध कवि हो गए। अब बताइए, रीतिबद्ध कवि केशवदास कौन से कवि हैं? तो रीतिबद्ध कवि केशवदास कौन से कवि हैं? तो किस काव्य धारा में रखना चाहिए? तो रीतिबद्ध में। चलिए, अगले प्रश्न पे, शिवा बावनी के रचयिता, शिवा बावनी किसकी रचना है बताइए? बहुत सरल, बहुत सरल, बहुत अच्छा, भूषण की रचना है। शिवा बावनी किसकी रचना है? तो भूषण की रचना है। जल्दी करिए। भारतेंद्र युग का एक अन्य नाम, भारतेंद्र युग का एक अन्य नाम बताइए। भारतेंद्र युग को एक अन्य नामों और किस नामों से जाना जाता है? भारतेंद्र युग को और किस नामों से जाना जाता है मेरे भाई? बता देंगे, बता देंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस नाम से जाना जाता है? तो पुनर्जागरण काल। तो ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा, पुनर्जागरण काल। चलिए, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं, बताइए बताइए। विद्यानिवास मिश्र तो ललित निबंधकार हैं। चलिए, हरियोध द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के हो गए। उसके बाद बताइए, बताइए जल्दी करिए। तो प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र युग के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था बताइए। तार सप्तक का प्रकाशन पूछा जा रहा है मेरे भाई बहन। तार सप्तक का प्रकाशन आपको बताना है और कुछ नहीं करना है। बताइए, जल्दी करिए। तार सप्तक के प्रकाशन में इतना टाइम लगाएंगे तो फिर आगे प्रश्न करने में तो बहुत समय हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशक संस्था, प्रकाशक संस्था। इसके संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक की बात करें तो अज्ञेय, एक कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। अज्ञेय, अज्ञेय। संपादक की बात करें तो अज्ञेय। अगर प्रकाशक संस्था की बात करें, तार सप्तक प्रकाशक संस्था की बात करें, संस्था की बात करें, संस्था की बात करें तो यह संस्था भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान दिल्ली, भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान ज्ञानपीठ संस्थान दिल्ली, भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान दिल्ली। तो यह प्रकाशक संस्था हो गई। यह प्रकाशक संस्था, तार सप्तक के प्रकाशक संस्था का नाम है भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान दिल्ली। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञेय ने किया था। चलिए,
इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? यशपाल का उपन्यास बताना है। बताइए, यशपाल का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए, यशपाल का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए, यशपाल का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? आपको बताना है, यशपाल का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए। बताइए भाई, बहुत जल्दी करिए। इससे सरल प्रश्न हो ही नहीं सकता, इससे सरल प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो कब तक पुकारूं? बाकी जितने भी उपन्यास हैं सारे यशपाल के हैं। दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच। झूठा सच की बात करें तो इसके दो भाग हैं, वतन और देश। वतन और देश। वतन और देश यह 1958 में है, 1958 में यह पूछा जाता है। दूसरा है देश का भविष्य। देश का भविष्य बार बार पूछा जाता है। जो पहली बार देख रहे हैं अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे, चूँकि वो आदिकाल रीतकाल से खाली उनको मिलता नहीं। आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल, फिर घूम के जाएंगे आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल, तो उससे चयन होने वाला नहीं है। जब तक आपका पूरे सिलेबस पे कमांड नहीं होगा तो टीजीटी आप देते रहिए, 50 साल तक कुछ होने वाला नहीं है। हम आपसे पहले ही बताए थे और बता दिए, ये बात चाहे कड़वी लगे चाहे अच्छी लगे, चाहे हमको कमेंट में आप उल्टा सीधा ही बोले क्यों ना, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल इसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। छोटी विधाओं को पढ़िए, नाटक पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, कहानी पढ़िए, व्याकरण को पढ़िए, तो परेशान मत करिए। यह 1960 में है। इस पेपर को सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी हद तक आपका उद्धार हो जाएगा। चलिए, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? बताइए। तार सप्तक का प्रकाशन आज्ञे ने किया था। बताइए, तीनों सप्तक का प्रकाशन आपको बताना है। तो पहला तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था आप बताइए। दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक हम लिख रहे हैं, दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक और तार सप्तक। तार सप्तक, पहला सप्तक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पहला सप्तक आएगा विकल्प में तो आप काट देंगे। तार सप्तक है, उसके बाद दूसरा सप्तक है, फिर तीसरा सप्तक है। तीसरा सप्तक, सप्तक नहीं तो टीजीटी में यही करता है, कम से कम 5 बार पूछ चुका है। चौथा सप्तक। अब देखिए, सभी का समय देख लीजिए, एक बार यहीं याद कर लीजिए। सीधा मोबाइल नंबर आप 10 अंक का याद कर लेते हैं, जिसको नहीं कर पाएंगे। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 43 में। दूसरी बार 1951 में हुआ, 1951 में हुआ। तीसरी बार 1959 में हुआ, 1959 में हुआ। अब देखिए, चौथी बार 1979 में हुआ, 1979 में। 7-9 है 1979। अब देखिए, 43, 51, 59, 79, यही 4 अंक याद कर लीजिए। 43, 59, 43, 51, 59, 79, 43, 51, 59, 79। आप 10 अंक का मोबाइल नंबर याद कर रहे हैं, इसको 4 ही अंक तो याद करना है। 8 अंक तो याद करना है। 43, 51, 59, 79, 43, 51, 59, 79। तो तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये लिखा है, बताइए। तो 59 में कहीं है विकल्प में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। पुष्प की अभिलाषा, आप यहीं गड़बड़ी करते हैं। पुष्प की अभिलाषा किसकी है? बताइए, बताइए, पुष्प की अभिलाषा किसकी है? बताइए। आप लगाएंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन, हम जान रहे हैं, चूँकि ऊपर सरल यही देता है। यह तो सही नहीं है, कोट नहीं सही है, यह किसी भी कीमत पर सही नहीं। पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है मेरे भाई? तो यहाँ ऑप्शन नंबर माखनलाल चतुर्वेदी कर लीजिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। इसको हटाकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन को हटाकर ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें है विकल्प में, 1 मिनट, विकल्प में है, विकल्प में है। बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा, 1 मिनट विकल्प में है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन पहले नंबर पर रखता है। चूँकि पुष्प की अभिलाषा आप तुरंत भाग के जाते हैं वहीं लगाते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि यह माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी की है। पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, इस तरह से है ना। चलिए, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? बताइए, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है मेरे भाई बहन? बहुत सरल प्रश्न है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा। चलिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा? 2016 में देख लीजिए, प्रश्न का स्तर यही था, इसी में आप गलती किए थे। चलिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार या राजकुमार किसे कहा जाता है? तो पंत को कहा जाता है। पंत, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे मेरे भाई। पंत, पंत को कहा जाता था। चलिए, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताइए कौन सा है? तो प्रिय प्रवास की बात करें तो प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं मेरे भाई? 17 सर्ग हैं। 17 सर्ग हैं। 17 सर्ग है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी कथा श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर है। बताइए, इसमें कुल 17 सर्ग हैं। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। चलिए, और कलम का मजदूर बताइए। कलम का मजदूर, मजदूर, इसके लेखक का नाम बताइए। कलम का सिपाही किसकी है? तो अमृत राय। कलम का मजदूर किसकी है? तो मदन गोपाल, मदन गोपाल, गोपाल। देखिए, इसको ट्रिक बना लीजिए, नहीं तो प्रश्न गलत करेंगे। तो कलम का सिपाही किसकी है? तो ये माँ है, तो माँ इसमें भी आ रहा है, मदन गोपाल में भी माँ आ रहा है। देख लीजिए, फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए, मदन गोपाल, ये मदन है। देखिए, माँ आ रहा है ना, तो माँ आ रहा है तो बस सीधा सीधा अगर जिसमें माँ आएगा वही हो जाएगा आपका मदन गोपाल वाला। तो यह प्रेमचंद की क्या है? बताइए, ये किस विधा की रचना है? आपको बताना है। बताइए, जीवनी है कि आत्मकथा है? तो जीवनी है। ये किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। बताइए भैया, किसकी जीवनी है? आप कमेंट करके बताएंगे। ये किस विधा की रचना है? आप कमेंट करके बताइए। चलिए, कलम का सिपाही किसकी है? तो अमृत राय की है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए, मुझे चाँद चाहिए, यह किसकी रचना है? इसके लिए सन 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अकादमी पुरस्कार मिला था। बताइए, किसकी रचना है यह किसकी रचना है और किस विधा की रचना है? बताइए, किस विधा की रचना है? तो यह नाटक है। नाटक है। तो किसकी है? सुरेंद्र वर्मा की है ना। बताइए कमेंट करके किसकी है? तो यह नाटक विधा की रचना है। उपन्यास है। मुझे चाँद चाहिए, उपन्यास है। देखिए, हम भी प्रश्न गलत कर रहे थे। तो यह किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है मेरे भाई, उपन्यास है। किस विधा की रचना है? मुझे चाँद चाहिए तो उपन्यास है। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में मिला था। मुझे चाँद चाहिए किसकी रचना है? आप कमेंट करके बताएं। हमने बता भी दिया है बीच में, अगर आप पकड़ लिए होंगे तो बताएंगे। चलिए, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। उपन्यास है। चलिए, सारा आकाश 2016 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए, सारा आकाश किसकी रचना है? तो यह राजेंद्र यादव की है। राजेंद्र यादव को आप पढ़ लीजिए भाई। राजेंद्र यादव को हम बार बार कह रहे हैं कि आप राजेंद्र यादव को किसी भी कीमत पर पढ़ लीजिए। सब कुछ छोड़कर राजेंद्र यादव को पढ़ लीजिए। एक प्रश्न फिक्स है राजेंद्र यादव से, एक गैप होता ही नहीं है। घुमा फिरा के इनसे एक प्रश्न आ जाता है। जो नवीनतम रचनाएं, जैसे विनोद कुमार शुक्ल को आप पढ़िए। विनोद कुमार शुक्ल बहुत महत्वपूर्ण है। जो नए नए कभी अभी 4-5 प्रश्न वहाँ से आता है, आप नहीं कर पाएंगे। आप 10 साल का नोट्स बना के रखे हैं, उससे तो कुछ होने वाला नहीं। 10 साल वाले नोट्स से कुछ नहीं होगा। आप करंट में आप क्या अपडेट किए? ज्ञानपीठ किसको मिला, साहित्य अकादमी किसको मिला, ये सारी चीज़ आप अपने नोट्स में अपडेट किए। समकालीन रचनाकार को अपडेट किए, अद्यतन रचनाकार को अपडेट किए, जो आज के रचनाकार हैं। तो उनसे भी प्रश्न आता है, उठा के दे देगा। उसके बाद आप ढूंढिएगा, कोचिंग के ऊपर दोष लगाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है। चलिए,
संशय की एक रात, बताइए संशय की एक रात किसकी रचना है? तो संशय की एक रात किसकी रचना है? नरेश मेहता की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नरेश मेहता। कभी कभी बोलने में गड़बड़ी हो जाती है, एक आध दो प्रश्न में त्रुटि हो जाती है। शिल्पी है, इसमें 10-10, 12-12, 15-15 प्रश्नों में त्रुटि है। आयोग 8-8, 10-10 प्रश्न ये अपमान रहा है, तो इसका आंसर बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। कभी कभी हो जाता है, बना के तो लाते हैं, कभी कभी हो जाता है, तो ऐसा होता नहीं, प्रायः हो जाता है, तो उसको हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं। चलिए, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता, आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक बताइए किसका है? तो यह मोहन राकेश का है, ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश का। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? जल्दी जल्दी करिए, 125 प्रश्न है। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? तो बहुत अच्छा, कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। बताइए किसकी रचना है भाई? कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? तो किसकी रचना है भाई? कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की। चलिए आगे चल रहे हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? बताइए। श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, बताइए। सनकादि संप्रदाय, बताइए। सनक संप्रदाय, श्री हितजू, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बारकाचार्य, तो बताइए। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी। संप्रदाय हम करवा चुके हैं मेरे भाई, अब कितनी बार हम संप्रदाय को ही करवाएं? संप्रदाय हम करवाते करवाते समझ लीजिए कि हम खुद परेशान हो गए हैं भाई, हम कितनी बार करवाएं, आप ही बताइए। चलिए देख लीजिए ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से देख लीजिए, ऊपर ऊपर से देख लीजिए। चलिए भाई, जब परेशान कर देते हैं आप लोगों से, यही है, प्रश्न नहीं हो पाता है तो कुछ चीज़ें आप समझने का प्रयास ही नहीं करते। चलिए, अब वो प्रश्न भी पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए, यही था ना, तो अब इसके बाद से ही देखेंगे। चलिए, चलिए देखिए, चलिए देखिए संप्रदाय को। अब चलिए देख लीजिए जो भी कुछ है। देखिए, संप्रदाय को अगर आप देखेंगे, संप्रदाय की बात करें तो भारतीय, देखिए संप्रदाय की बात करें तो पहले दर्शन को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, संप्रदाय अलग चीज़ है, दर्शन अलग चीज़ है, नहीं तो आप परेशान करेंगे। देखिए, भारत में 2 प्रकार के दर्शन होते हैं। भारतीय दर्शन की बात करें, भारतीय दर्शन की बात करें, देखिए दर्शन की बात करें, दर्शन की बात करें, अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो इसे आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक। एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक। देखिए, एक आस्तिक, आस्तिक होता है, ऊपर ऊपर से समझिए, एक आस्तिक होता है, दूसरा नास्तिक। नास्तिक, नास्तिक मतलब जो न मानते हों, आस्तिक मतलब जो मानते हों। देखिए, आस्तिक और नास्तिक। अब चलिए अगले पेज पर, अब आस्तिक को देखिए। आस्तिक 6 प्रकार के होते हैं। आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन 6 होते हैं। आस्तिक दर्शन की बात करें तो 6, आस्तिक दर्शन की बात करें तो 6, इनकी संख्या 6 होती है। चलिए नोट करते रहिए, वैसे उसको कटने दीजिए सीधा सीधा। आस्तिक दर्शन की बात करें तो एक तरफ दर्शन लिखिएगा, एक तरफ आचार्य। सांख्य दर्शन, देखिए सांख्य दर्शन किसका है? सांख्य दर्शन यह कपिल का है, कपिल का है, कपिल का है। फिर उसके बाद योग दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन किसका है? योग दर्शन किसका है मेरे भाई? यह पतंजलि का है, पतंजलि। देखिए पतंजलि का है, पतंजलि का। योग दर्शन किसका है? पतंजलि का। अगर न्याय दर्शन की बात करें, न्याय, न्याय दर्शन की बात करें तो यह किसका है? न्याय, यह गौतम का है, गौतम। नोट करते रहिए, रुकेंगे नहीं। देखिए 1 2 3 6 प्रमुख दर्शन हैं। देखिए 3 हो गया, अब चौथे नंबर पर नोट करेंगे। चौथा, चौथे की बात करें, वैशेषिक, 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 शेषिक,
वैशेषिक की बात करें तो यह कणाद का है, कणाद। नोट करिए, कणाद, द है लास्ट में। चलिए पाँचवें नंबर पे। अब इसके बाद 5वें नंबर पे आता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। यह किसका है? जैमिनी का है। जैमिनी, जैमिनी, जैमिनी कर लीजिएगा। तो जैमिनी का है। 6वें नंबर पे बात करें तो 6वें नंबर पे बात करें तो उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा है। 6वें नंबर पे कौन सा है? उत्तर मीमांसा। इसी को वेदांत दर्शन बोलते हैं। वेदांत, वेदांत दर्शन ब्रैकेट में लिख लेंगे, नहीं तो परेशान होंगे। वेदांत दर्शन। अब देखिए यह किसका है? वादरायण, वादरायण किसका है? वादरायण। सीधा सीधा लिख लेंगे। अब आइए आगे चलते हैं। यही जो आपका है उत्तर मीमांसा, यह इसी के पार्ट हैं, जो इसी के ही पार्ट हैं जो आप पढ़ते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन के ही पार्ट हैं। देखिए कौन कौन से पार्ट हैं, देख लीजिए। वेदांत दर्शन के ही पार्ट हैं। जो आप विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, तो ये विशिष्टाद्वैतवाद पढ़ते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद आप पढ़ते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद यह रामानुजाचार्य का है, रामानुजाचार्य का है। बोल दे रहे हैं आप, लिख लीजिए भाई। अब इसकी हम करा चुके हैं ना, अभी तो बहुत समय लग जाएगा। हम प्रश्न करवाने का कोई मज़ा ही नहीं रह जाएगा। तो देखिए चलिए लिखिए। एक तरफ आप संप्रदाय लिखेंगे, एक तरफ आप विद्वान का नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ दर्शन लिखेंगे। 3 कॉलम बनाइए, 3 कॉलम बनाइए। एक तरफ नाम लिखिए, दूसरे बीच में संप्रदाय लिखिए, फिर उसके बाद दर्शन लिखिए। वेदांत दर्शन के नीचे, वेदांत दर्शन, ये वेदांत दर्शन है ना, इसी के नीचे लिखिए। ये वेदांत दर्शन है, इसी के नीचे लिखिए। इसी के नीचे, इसी का पार्ट है जो बताने जा रहे हैं, इसी का पार्ट है। केवल 6 ही मुख्य दर्शन होते हैं। आस्तिक में 6 मुख्य दर्शन होते हैं। चलिए अब इसी के नीचे लिखिए। एक तरफ नाम लिखिए, फिर संप्रदाय लिखिए, फिर दार्शनिक मत लिखिए। तो चलिए लिखिए रामानुजाचार्य नाम में, संप्रदाय में लिखिए श्री संप्रदाय, दार्शनिक सिद्धांत में लिखिए विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। फिर दूसरे नंबर पर लिखिए मध्वाचार्य, नाम में लिखेंगे मध्वाचार्य। संप्रदाय लिखेंगे ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। दार्शनिक मत में लिखेंगे या दार्शनिक सिद्धांत में जो तीसरा कॉलम बनाए हैं द्वैतवाद, द्वैतवाद। क्या लिखना है? द्वैतवाद। देखिए द्वैतवाद लिखना है, द्वैतवाद लिखिए। फिर अब नाम में लिखिए, नाम में विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य आप लिख लगा के, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य आप लिख लगा के, एक ही में नाम में विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। संप्रदाय में लिखिए रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय आप लिख करके पुष्टि मार्ग या ब्रैकेट में लिख लीजिए पुष्टि मार्ग, इसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। दार्शनिक सिद्धांत में लिखेंगे, दार्शनिक मत में लिखेंगे शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। फिर नाम लिखिए, नाम में निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। संप्रदाय में लिखिए सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय। दर्शन लिखिए, दार्शनिक मत लिखिए या दर्शन लिखिए, जो भी आप लिखे हों। भेदाभेदवाद, भेदाभेदवाद। चलिए अब अगला नाम लिखिए चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। संप्रदाय लिखिए गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। दर्शन लिखिए अचिंत भेदाभेदवाद, अचिंत भेदाभेदवाद, अचिंत, अचिंत, अचिंत। कम से कम हम हर वीडियो में करवाएं, इसलिए हमारा मन नहीं कर रहा है। दर्शन हम अलग से भी करवा चुके हैं। वेदा भेद, ये दर्शन है। तो चलिए अब हम प्रश्न को देखेंगे। देखिए भैया हम
पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक में कौन कौन से आते हैं? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक के बाद पूर्व मीमांसा, उसके बाद उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत दर्शन कहते हैं। वेदांत दर्शन के ही ये पार्ट हैं जो आप पढ़ते हैं, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। भारतीय दर्शन दो भागों में बंटता है, तो आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक में कौन कौन सा आता है? चारवाक बृहस्पति का है, बौद्ध महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध का है, तो आप जानते हैं। जैन ऋषभदेव का है, 3 उसमें आते हैं नास्तिक में। तो चलिए, रुद्र संप्रदाय किसका है? तो रुद्र संप्रदाय किसका है? तो विष्णु स्वामी का। 23 नंबर में सही कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, आषाढ़ का एक दिन किसका है? मोहन राकेश का, ये कर चुके हैं। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए, 500 से 1100 तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? इस समय को 500 से 1100 ईस्वी के समय को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न TGT 2016 में पूछा गया था। बताइए क्या कहा जाता है? 500 से 1100 के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो सीधा सीधा लिख लीजिएगा, इसमें भाष्य काल कहा जाता है। इसे भाष्य काल कहा जाता है, भाष्य काल। तो क्या कहा जाता है? भाष्य काल का। तो क्या कहा जाता है? भाष्य काल। आप टिक कर लेंगे। हम इसमें बता देंगे क्या क्या पूछा जाता है। ये भी अभी आप पहुँचे नहीं होंगे, तभी तो आपका 4-5 प्रश्न से रुकता है चयन। आप आदि ख्याल, भक्ति ख्याल, आदि ख्याल, भक्ति ख्याल करते करते पूरा समय गुजार देते हैं। चलिए 25 नंबर अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। बताइए, निर्धन के धन सी तुम आई, कौन सा अलंकार है? निर्धन के धन सी तुम, सा शीशम किस में होता है? सा शीशम किस में होता है? तो उपमा अलंकार में होता है, उपमा अलंकार में होता है। जनऊ मनऊ ये किस में होता है? उत्प्रेक्षा में होता है। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, रूपक में अभेद आरोप होता है, दोनों को एक कर दिया जाता है। देखिए वही मान लिया जाता है। चलिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दोहा में कितनी मात्राएं होती है? ज़्यादा से कम होता है। फिर गीतिका में कितनी होती है? गीतिका में कितनी होती हैं? बताइए, गीतिका का बता दीजिए आप कमेंट करके। बहुत सरल है, अब गीतिका का आप ही बताएंगे। चलिए, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 होती हैं। चलिए बताइए, अब इसको गिनिए। देखिए इसमें क्या है, मात्राएं नहीं गिनना है, आप पहले गिन के इसमें कौन सा छंद है, छंद बताइए। चलिए बताइए कौन सा छंद है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो 1 1 1 1 2 2 2 1 2 गिन लीजिए। 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 11 12 13 1 1 1 2 2 1 1 2 1 गिन लीजिए। 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 1 11। तो कौन सा है? दोहा है। इसमें कौन सा है? दोहा है। 13 11 का बन रहा है ना। 13 11 किस में होता है? दोहा में। दोहा में ज़्यादा से कम होता है, सोरठा में इसके विपरीत सोरठा में कम से ज़्यादा होता है। तो कौन सा होगा? दोहा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिएगा। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यह एक ही पंक्ति है, यह किसकी पंक्ति है? इसमें कौन सा छंद है? तो बताइए। दोहा तो है नहीं, आप गिन लीजिए। 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 4 5 6 7 2 9 1 10 11 2 13 2 15 15 आ रहा है। देखिए इस साइड गिन लीजिए। 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 5 1 6 7 2 9 2 11 12 13। तो 13। तो देखिए उल्लाला में यह उल्लाला हो गया। उल्लाला छंद में क्या होता है कि 15 और 13 मात्राएं होती है। 15 और 13 मात्राएं होती है उल्लाला में। 15 और 13 मात्राएं होती हैं। सीधा सीधा उल्लाला में 15 और 13 मात्राएं होती है। दोहा में आपने देखा 13 और 11, 13 और 11। चौपाई में आपने देखा 16 मात्राएं होती हैं। तो चलिए उल्लाला होगा।
कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। हमने बताया था कि जब क्रोध शब्द डायरेक्ट आ जाए तो उसमें कौन सा रस होता है, जब क्रोध शब्द डायरेक्ट आ जाए तो उसमें कौन सा रस होता है, बताइए। एक क्रोध शब्द आ गया कि नहीं तो कौन सा रस होगा, तो इसमें रौद्र रस होगा, सीधा सीधा रौद्र रस आप लगा के हट जाएंगे। विभस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा, घृणा होता है, घृणा होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जो गुस्सा या घृणा होता है। 1 मिनट, एरो गलत लग गया, देखिए। बीभत्स रस का स्थायी भाव जो गुस्सा या घृणा होता है। वात्सल रस का शिशु विषयक रति होता है, शिशु विषयक, शिशु विषयक, विषयक रति होता है, अस्थायी भाव रति होता है। चलिए, हास्य रस का हास होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है। तो चलिए, इसमें कौन सा रस होगा, तो रौद्र। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बताइए कौन सा रस होगा, कौन सा रस होगा। हम आपसे बताए थे कि जिसमें भगवान के नामों का सीधा उल्लेख हो और उसमें जुड़ने की बात हो, जुड़ने की बात हो, तो वहाँ कौन सा रस होता है, तो वहाँ भक्ति रस होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, उत्साह होता है वीर रस का। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, क्रोध होता है। बाकी भक्ति रस का स्थायी भाव आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए, इस पंक्ति का अर्थ समझ लीजिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अस्तु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। देखिए, मीरा सारे संसार, सारे सभी के सामने यह घोषणा करती है, पूरे संसार के सामने यह घोषणा करती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, मैंने राम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है, मैंने राम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। देखिए, हमारे गुरु ने इस अमूल्य धन को दिया है तो हमने इसको अपना लिया है, हमने इसे अपनाया है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगले पंक्ति पे चल रहे हैं, याद हो जाए आपको, भक्ति रस है, भक्ति रस है। ब्रज भाषा का विकास बताइए, ब्रज भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, ब्रज भाषा का विकास कहाँ से हुआ है। अपभ्रंश के कितने रूप हैं मेरे भाई बहन, अपभ्रंश के कितने रूप हैं। अपभ्रंश के रूपों की बात करें, अपभ्रंश के कितने रूप हैं, तो अपभ्रंश के कुल 7 रूप हैं। कौन कौन सा हो गया, अपभ्रंश के कितने रूप हो गए, तो अपभ्रंश के मेरे भाई बहन 7 रूप हैं। 7 रूपों को आप बताइए, बताइए कौन कौन से हैं। अपभ्रंश के 7 रूपों को आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए बताइए। अरे मागधी हो गया, देख लीजिए, 1 मिनट, जब आप कह ही दिए तो आप देखिए। पहला, अपभ्रंश के 7 रूप हैं मागधी। इससे जो आधुनिक भाषाओं का विकास होता है, बिहारी का होता है, बिहारी, बिहारी उपभाषा का विकास होता है। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी आता है, इससे 4 का होता है, 4 का आप नोट कर लीजिए। मगही से 4 का, बंगला, बंगला, उड़िया, और असमिया। तो 4 का होता है, 4 का होता है। इससे भैया, इससे 3 होते हैं, मगही, मैथिली, मगही, मैथिली, मैथिली लिख लीजिएगा आप, जगह नहीं है,
मैथिली और भोजपुरी का। तो अपभ्रंश के कितने रूप हैं? 7 रूप हैं। देखिए अपभ्रंश के कितने रूप हैं? 7। अब दूसरा देख लीजिए। उपभाषाएं अलग होती हैं। कुछ लोग हमारे टीजीटी की तैयारी जरूर करते हैं, न तो अपभ्रंश का रूप वो समझ पाते हैं, न तो उपभाषा। उपभाषा को अपभ्रंश में कर देंगे, अब अपभ्रंश को उपभाषा। अपभ्रंश के 7 रूप होते हैं, लिख रहे हैं, उसके बाद उपभाषा भी लिख के दिखा दे रहे हैं। समझ लीजिए हम क्लास करवा चुके हैं। तो देखिए अर्धमागधी, दूसरा रूप अर्धमागधी होता है, मागधी। इसी से प्रश्न आता है, पढ़ते पढ़ते राजस्थानी की विशेषता पढ़ते हैं। अर्धमागधी लिख लीजिएगा, राइटिंग नहीं ठीक है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। 1 मिनट साफ साफ लिख दें। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। अर्धमागधी, अर्धमागधी, मागधी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। इससे पूर्वी हिंदी का विकास होता है। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में कौन कौन से आते हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में 3 आता है, अवधी, बघेली, अवधी, बघेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। चलिए 2 रूप हो गए अपभ्रंश के। अब चलिए तीसरा देख रहे हैं। 7 रूप लिखवा दे रहे हैं, इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। तीसरा नोट करिए। तीसरा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इससे पहाड़ी हिंदी का विकास होता है। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का विकास होता है। पहाड़ी में मड़ियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। पहाड़ी हिंदी से 3 निकलती हैं। 3 कौन कौन सी? 3 कौन कौन सी मेरे भाई? मड़ियाली, मड़ियाली, उसके बाद मड़ियाली के बाद गढ़वाली, फिर कुमाऊनी। कुमाऊनी हो गया। 3 हो गए। चलिए 4 नंबर पे लिख लीजिए। 4 नंबर पे खस आता है। खस, खस से पहाड़ी हिंदी की विकास होता है। 1 मिनट गलत लिख दिए कहाँ? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। चलिए यहाँ महाराष्ट्रीय को हटा दीजिए। 1 मिनट, अभी तो गड़बड़ लिख दिए थे। देखिए यहाँ खस अपभ्रंश कर लीजिएगा। खस, खस, तीसरे नंबर पे खस कर लीजिएगा। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास होता है। पहाड़ी हिंदी से 3 बोलियां निकलती हैं, मड़ियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। आगे चलिए, अब यहाँ खस को हटा दीजिए, यहाँ महाराष्ट्री कर लीजिए। महाराष्ट्री, 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 महाराष्ट्री अपभ्रंश, अपभ्रंश। हमारी राइटिंग आप जानते हैं तो आप मैनेज कर लेंगे। महाराष्ट्री, इससे पहाड़ी, इससे किसका विकास होता है? मराठी का, मराठी का। अभी एक बार रिपीट करेंगे तो अच्छे से। मराठी का विकास होता है। चलिए 5वें नंबर पे देख लीजिए। 5वें नंबर पहले छोटा छोटा लिख लेंगे। 5वें नंबर पे पैसाची, पैसाची, पैसाची का, पैसाची से किसका विकास होता है? पैसाची में देख लेंगे, इससे पंजाबी और लहदा का, पंजाबी और लहदा का, लहदा का। फिर 6वें नंबर पे देखेंगे ब्राचड़ का, ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश। सभी के साथ अपभ्रंश लगा लीजिएगा। ब्राचड़, सिंधी का विकास होता है, सिंधी का विकास होता है। चलिए उसके बाद एक और बचा है जिससे, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश। 7वें नंबर पर सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश। इससे 3 का विकास होता है, जिसे परागु ट्रिक बना लीजिए। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी,
पश्चिमी हिंदी, उसके बाद गुजराती, उसके बाद राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी। अब इसमें राजस्थानी में क्या आता है, पश्चिमी हिंदी में क्या आता है, तो भाषा विज्ञान की क्लास में बताएंगे। चलिए, प्रश्न क्या था। अपभ्रंश के 7 रूप होते हैं, इसलिए हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ तक बता दिए थे। देखिए, अपभ्रंश के 7 रूप होते हैं, तो इसमें एक मिनट, प्रश्न ही पता नहीं कहाँ चला गया। तो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, तो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ, पश्चिमी हिंदी से। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, तो सौर सैनी अपभ्रंश से। भाई, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रज भाषा, बुंदेली, तो उसी में से है। तो यह इसका विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो सौर सैनी अपभ्रंश से। तो सौर सैनी विकल्प में हो जाएगा, नहीं तो आप उल्टा सीधा लगाइए जो मन कर रहा है। चलिए यहाँ बताइए, इस प्रश्न को छोड़ दे रहे हैं, लास्ट में देखेंगे। चलिए, आगरा किस बोली का क्षेत्र है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है, यही बताना है। आगरा, बहुत अच्छा, ब्रज बोली। आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो ब्रज। ऑप्शन नंबर सी, आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो ब्रज। चलिए, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त ध्वनि है, आ गया ना प्रश्न, सही हो गया। तो बताइए, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त है, व्यंजन पूछा जा रहा है। कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, जिसमें भाई 2 अलग अलग व्यंजन जुड़ते हों वही संयुक्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें देखिए का और या जुड़ा हुआ है ना, तो व्यंजन है। यह स्वर है, तो इसलिए स्वर पूछा होता तो अव सही हो जाता। चलिए, इनमें से कौन सा युग्म अघोष है, अघोष बताना है आपको, जल्दी बताइए। अघोष बताना है, 1 घंटे हो गए, अब रुकेंगे नहीं, अब केवल प्रश्न डायरेक्ट। अघोष बताना है, बताइए। तो प फ होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जब सघोष होता है और उसके बाद 135 अल्प प्राण होता है, तो सघोष कौन सा होगा, तो इसमें 1 2 बचे, तो 5 ही तो होते हैं। तो पहला दूसरा क्या हो गया, प पहला है, फ दूसरा है, तो कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया ना। तो अघोष सघोष में संशय आपको बहुत रहता है। चलिए, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, मुंडा भाषा परिवार, तो यह छोटा नागपुर का है। देखिए, 1 दर्जन से अधिक भाषा परिवार हमारे यहाँ हैं। तो प्रमुख है, भारोपी परिवार हो गया, द्रविड़ परिवार हो गया, आस्ट्रिक परिवार हो गया, चीनी तिब्बत हो गया। तो हम आपको बता देंगे, 6-7 से प्रश्न आता है, किसी कोचिंग में आप पढ़े नहीं हैं, हम जानते हैं, तो हम आपको बता देंगे, कहीं अभी तक पढ़ के नहीं आए हैं। तो भाषा परिवार एक दिन एक क्लास में करवाएंगे। क्लास से जुड़ने के लिए उस नंबर पर सारी क्लास निःशुल्क है। अगर यहाँ नहीं करवाएंगे तो वहाँ जहाँ लाइव चलती है, वहाँ जो नए जुड़े हैं वहाँ मैसेज करके आ जाएंगे, चाहे हमारे यहाँ पढ़ रहे हो, चाहे जहाँ पढ़ रहे हो, चाहे कहीं के भी हों। आप 706862 पे मैसेज करके 706862 पे मैसेज करके जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे, 706862 पे। तो यह छोटा नागपुर हो जाएगा। 1 दर्जन से अधिक भाषा परिवार है, एक प्रश्न वहाँ से आता है। निम्नलिखित में से नीलकंठ में कौन सा शब्द है, नीलकंठ कौन सा शब्द है, बताइए। रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, बताइए। नीलकंठ बताना है आपको, नीलकंठ बताइए। तो योग रूढ़ है, नीलकंठ क्या है, योग रूढ़। अब रुकेंगे नहीं तो क्लास बड़ी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण नहीं है, बताइए। दूसरा चौथा महाप्राण होता है, दूसरा गिन लीजिए। क ख यह 2 नंबर पे है, ट ठ यह भी 2 नंबर पे है, च छ ज यह 3 नंबर पे है, ट यह 1 नंबर पे है। तो दूसरा चौथा क्या होता है, दूसरा बताइए। ख 2 नंबर पे है, क ख, ट ठ 2 नंबर पे है, ज च छ ज यह 3 नंबर पे है। तो बताइए 1 3 5 क्या होता है, अल्प प्राण। और यह दूसरा चौथा महाप्राण, बताइए महाप्राण। अब बताइए 1 3 5 कहाँ मिल रहा है, च छ ज तीसरे नंबर पे है, ट पहले नंबर पे है, तो दोनों सही हो जाएगा। महाप्राण नहीं है, सी और डी दोनों नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे।
हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? हिंदी भाग 17 में है। भाग 17, भाग 17 किस में है? तो भाग 17 राजभाषा से संबंधित हिंदी से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 343 से लेकर 351 तक हैं। चलिए, राजभाषा से संबंधित प्रावधान 343 से 351 तक है। तो 14 सितंबर कहाँ है? 14 अक्टूबर दे दिया है क्या? चलिए इसको लिख लीजिए, सही कर लीजिएगा। तो 14 सितंबर 1949 सही होगा। इसमें विकल्प में नहीं है तो इसको सितंबर कर लीजिएगा। अक्टूबर जो है, इस अक्टूबर को सितंबर कर लीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, सितंबर कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। तो 14 सितंबर राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को। चलिए, अशोक ने पत्र पढ़ा, कर्ता ने, तो कर्ता कारक ने का प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक, देखिए कर्ता कारक हो जाएगा सीधा सीधा। ये तो सरल प्रश्न है, जल्दी करिए। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? किसी भी कीमत पे नहीं रुकेंगे। कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताइए? खटमल काट रहा है, हमने बताया था काट रहा है कि काट रही है, बताइए। तो यह पुल्लिंग हो जाएगा। खटमल काट रहा है, हमने बताया था कि एक बार मेरा मेरी लगा के चेक करेंगे, एक बार सर्वनाम से आप चेक करेंगे, एक बार विशेषण से, एक बार क्रिया से, उसके बाद विभक्ति लगा के, तो कोई न कोई विकल्प आपको पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए, खटमल काट रहा है, काटी नहीं रही है। चलिए, खटमल काट रहा है तो खटमल ही पुल्लिंग हो जाएगा। चंद्रमुख में कौन सा समास है बताइए? इसमें हमें बताइए कौन उपमेय है, कौन उपमान है? मुख क्या है? मुख क्या है बताइए? विशेषण विशेष से ही बता दीजिए, बताइए। तो विशेषण विशेष की बात जिसमें हो, जिसमें विशेषण विशेष की बात हो, सीधा सीधा समझ लीजिए मेरे भाई, वहाँ कर्मधारय समास होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। चलिए चलिए, क्लास लंबी हो जाएगी, नहीं तो बहुत बताते आपको। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, बताइए, जल्दी करिए, जल्दी कमेंट करिए। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, बताइए। मैं आदरपूर्ण नमस्कार करता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे। हर्ष शब्द का विलोम बताना है। हर्ष का विलोम, बहुत अच्छा, विषाद। हर्ष का विलोम विषाद। 125 प्रश्न हैं, 1.5 घंटे कम से कम जाएंगे। जो समाचार भेजता है, बहुत लोग गलत किए थे, बताइए। यह प्रश्न बहुत लोग गलत किए थे, बताइए। जो समाचार भेजता है उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। जो समाचार भेजता है, बताइए। संवाददाता कहते हैं। आप कहते नहीं कि, देखिए टीवी में कहते हैं कि हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़ पे किस पे है? मोहम्मद मोइन। तो कहते नहीं कि हमारे संवाददाता अभी जुड़ रहे हैं, फलाने जगह से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। तो मोहम्मद, देखिए संवाददाता होगा जो समाचार भेजता है। चलिए, एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोष और लग जाना, बताइए। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो यही तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, अभी बहुत प्रश्न है भाई। नैषधीय चरित किसकी रचना है? नैषधीय चरित किसकी रचना है? नैषधीय चरित किसकी रचना है? तो यह श्रीहर्ष की है। नैषधीय चरित किसकी रचना है? तो श्रीहर्ष की है। नैषधीय चरित किसकी रचना है? तो श्रीहर्ष की है। बताते रहिए। नैषधीय चरित किसकी रचना है? तो श्रीहर्ष की है। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर आप बताइए। नैषधीय चरित किसकी रचना है? तो श्रीहर्ष की है। चलिए अगले प्रश्न पे। किरात अर्जुनीय भारवी की है। भास की आप जानते हैं, कालिदास का तो आप जानते ही 7 है, 7 रचनाएं हैं। तो हमने ट्रिक भी बताया था, राम कुमार न मालविका मेघ रघु अभिज्ञान, यही ट्रिक इसका था। चलिए, नैषधीय चरित किसका है? तो श्रीहर्ष का है, रुकेंगे नहीं। चलिए, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? माघ की रचना बतानी है। तो माघ की रचना शिशुपाल बधम है। माघ की रचना कौन सी है? शिशुपाल बधम। माघ की रचना किसकी है? कौन सी है? शिशुपाल बधम। किरात अर्जुनीय भारवी की रचना है, भारवी की रचना है। मेघदूत कालिदास की है, कालिदास। 10 कुमार चरित दंडी की है, दंडी की है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें बहुत परेशान मत होइए। चलिए, गागर में सागर भरना, बताइए। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ
गागर में कम में ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 47 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कविता का बहुवचन बताना है आपको, कविता का बहुवचन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कविताएं। चलिए, कविताएं हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, जीव बताइए कौन सा होगा, जीव वैष्णा बताइए, इसका सही संधि विच्छेद करिए, जीव वैष्णा का सही संधि विच्छेद, जीव प्लस ऐषणा हो जाएगा, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बताइए भाई, जल्दी जल्दी करिए, तो ऑप्शन नंबर बी जीव प्लस ऐषणा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रेम आतुर बताइए, प्रेम से आतुर होगा, अब बताइए कौन सा समास होगा, प्रेम से आतुर जिसमें विभक्ति का प्रयोग हो उसमें कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, प्रेम से आतुर तत्पुरुष समास होता है। चलिए, सहस्तेन खदत, खादत, सहस्तेन खादत बताइए, वह हाथ से खाता है, साधन का प्रयोग हो रहा है तो इसमें करण कारक होगा, बताइए कौन सा कारक है, तो करण कारक। जब भी साधन का हस्त, भाई हस्त का, कान का, जो भी साधन का प्रयोग हो, कारण का प्रयोग हो, तो समझ जाइए वहाँ सीधा करण कारक है। चलिए, सहस्त। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है, कविता का, की, के, का बताइए, संबंध है, संबंध कितने नंबर पे आता है, कर्ता ने कर्म को करण से बताइए जोड़ के, तो षष्ठी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमेशा षष्ठी से ही प्रश्न पूछा भी जाता है। चलिए बता देंगे किस विभक्ति से ज़्यादा प्रश्न आता है। चलिए, राम कृष्णों में कौन सा समास है, ये बार बार पूछा जा रहा है, इसको डायरेक्ट इस शब्द को याद कर लीजिए, राम कृष्णों में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, राम और कृष्ण। चलिए 53-54 नंबर पे आइए, सज्जन, सज्जना पापाद जुगुप्सते बताइए, जुगुप्सते बताइए, सज्जन पाप से घृणा करेगा, क्या सज्जन पाप से घृणा करता है, बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा, सज्जन पाप से घृणा करता है, ते लगा रहे तो आप है लगा लीजिएगा, ये ट्रिक है, अगर लास्ट में ते मिले तो है वाला विकल्प ढूंढा करिए। तो सज्जन पाप से घृणा करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रामेण सह सीता वन गच्छत, रामेण सह सीता वनम गच्छत, रामेण सह सीता वनम गच्छत, राम के साथ सीता वन जाती है, बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राम के साथ सीता वन जाती है, राम के साथ सीता वन जाती है। चलिए, सुबह दोपहर शाम किसकी रचना है, सुबह दोपहर शाम बताइए किसकी रचना है, बहुत अच्छा, कमलेश्वर की है, बहुत अच्छा, कमलेश्वर की है। चलिए, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो सराहपा को, बहुत अच्छा, 57 नंबर। अभी 125 प्रश्न है, अब घटा के देख लीजिए कितने प्रश्न बच रहे हैं। हिंदी किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, 5000 कवियों को, तो मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है, तो 8 हैं को बताइए। अष्टछाप की स्थापना 1565 में, 1565 में किसने किया था, विट्ठल नाथ ने चार अपने बाबू के शिष्य वल्लभाचार्य के शिष्य को लेकर किया था, तो कुल टोटल इसमें कितने कवि थे, तो 8 थे, और कुछ जानते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना बताइए, मधुमालती किसकी हो गई, मंझन की हो गई, मधुमालती मंझन। चलिए, तो अनुराग वासरी इंद्रावती, ये दोनों नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे, संत कवि गुरु नानक देव का स्थान कहाँ है, इनका जन्म स्थान कहाँ है, ये कहाँ पैदा हुए थे गुरु नानक, तो तलवंडी, ननकाना, तलवंडी या ननकाना मिलेगा, तलवंडी, आप पहले तलवंडी लगाएंगे तब उसके बाद ननकाना बाद में, तो पहले तलवंडी, जब विकल्प में नहीं रहेगा तब ननकाना आप लगाएंगे। चलिए,
श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, आप जानते हैं। जसोदा हरि पालना झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे, मैया कभई बढ़ेगी चोटी, इतने दिन मुँह दूध पियत भय। कितना दिन से दूध पीते हुए, बताइए कौन है। तो ये सारी इसका श्रेय तो किसको जाता है, सूरदास को जाता है, सूरदास को। चलिए, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, आप जानते हैं दक्षिणी भारत से। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। तो भक्ति प्रारंभ कहाँ से हुई, दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई थी। चलिए, ज्ञानदीप किसकी रचना है, ज्ञानदीप किसकी रचना है, तो शेख नबी की रचना है। मंझन की रचना मधुमालती है, मधुमालती है। कुतुबन की रचना मृगावती है, मृगावती है। चलिए, तो यह शेख नबी की रचना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है, शेख नबी की रचना है। अगले प्रश्न पे 66। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में है, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। क्लास लंबी होगी तो फिर आप देख भी नहीं पाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि इसको 2 पे करके देखा करिए, जब क्लास देखा करिए 2 पे। चलिए, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में हैं, बताइए। 66 नंबर में बताना है। साहित्य लहरी, सीधा सीधा साहित्य लहरी कितने दृष्टिकूट, देखिए 118 है ना। चलिए देखिए, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है। रामचंद्रिका केशवदास की, रसिक प्रिया केशवदास की, अनेकार्थ मंजरी विज्ञान गीता केशवदास की है। तो अनेकार्थ मंजरी किसकी है, तो यह नंददास की है, नंददास की है। नंददास किस काल के कवि हैं, बता दीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय क्या माना है, तो 1700 से 1900 विक्रमी संवत, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। चलिए, रीतकाल में किस रस की प्रधानता रही, आप जानते हैं श्रृंगार की प्रधानता रही, श्रृंगार की ही प्रधानता रही ना। तो चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसकी प्रधानता रही, श्रृंगार की, किसकी प्रधानता रही, श्रृंगार की। चलिए, इनमें से रीतकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात था। रीतकाल में कौन विख्यात थे, सेनापति ही विख्यात थे प्रकृति चित्रण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, जल्दी जल्दी बताइए। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक या संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो कुछ दक्षिणा दान, बताइए तो किसकी है, तो प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा कवि छायावादी है, नहीं है, बताइए। छायावादी कवि नहीं है, छायावादी कवि नहीं है, बताइए। छायावादी कवि नहीं है। 1 घंटे 7 मिनट हो गया, बताइए इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है। तो प्रसाद पंत निराला, ये सभी छायावादी हैं, ये प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी कवि हैं। शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी कवि हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुरु कुरु स्वाहा, बताइए किसका उपन्यास है, कुरु कुरु स्वाहा किसका उपन्यास है, तो यह मनोहर श्याम जोशी का है, मनोहर श्याम जोशी का है। चलिए, आवारा मसीहा के लेखक, बताइए। यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, इसके लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर हैं, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। कामायनी में कुल सर्ग, चिंता आशा श्रद्धा काम, बताइए। वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड्या स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन आनंद रहस्य, बताइए गिन लीजिए कितने सर्ग हैं। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं कामायनी में, 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। सर्गों का नाम पूछा जाता है, आप सर्गों को याद कर लेंगे, क्रम भी पूछा जाता है। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड्या स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन आनंद राहत, तो आप याद कर लेंगे, बीच में कोई छूट भी रहा है। चलिए, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में है, उद्धव शतक किस भाषा में है, आप जानते हैं रत्नाकर खड़ी बोली के तो थे नहीं, तो ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में। चलिए, 77 नंबर। इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्मिलन की समस्या उठाई गई है, किस नाटक में नारी के पुनर्मिलन की समस्या उठाई गई है। स्कंदगुप्त की बात करें तो इसमें 5 अंक हैं। चंद्रगुप्त की बात करें तो इसमें 4 अंक हैं। ध्रुव स्वामिनी में कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं, 3 अंक हैं, बताइए। तो नारी
के पुनर्मिलन की समस्या किसमें उठाई गई है? तो ध्रुव स्वामिनी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें 78 नंबर, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? भाई ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता ही जयशंकर प्रसाद। तो सबसे ज़्यादा नाटक किसने लिखे? जयशंकर प्रसाद। ऐतिहासिक नाटक सबसे ज़्यादा जयशंकर प्रसाद ही लिखे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे 79 सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या कहा जाता है? बताइए। नई कविता तो आप जानते हैं, समकालीन कविता। बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, समकालीन कविता कहा जाता है। समकालीन कविता कहा जाए। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक, राग दरबारी उपन्यास किसका है? तो यह श्रीलाल शुक्ल का है। राग दरबारी उपन्यास किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल का है। चलिए राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल। सचेतन कहानी का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सचेतन कहानी का प्रवर्तन किसने किया है? तो सचेतन महीप, सम महीप, तो महीप सिंह हो जाएगा। कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तक हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? बताइए। संसद से सड़क तक किसकी है? धूमिल की है? किसकी है? मछली घर किसकी है? हरी घास पर क्षण भर किसकी है? साये में धूप किसकी है? तो बताइए। तो हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की कृति है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें से है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना बताइए। बताइए जल्दी करिए भैया, 83 हो गया, 125 पूरा करें जल्द से जल्द। तो हम बिस्पाई जन्म के। चलिए 8वां सर्ग क्या है? विधा बतानी है। 8वां सर्ग क्या है? विधा बता दीजिए। 8वां सर्ग की विधा बतानी है। बताइए 8वां सर्ग की विधा बतानी है। तो यह सुरेंद्र वर्मा का है। सुरेंद्र वर्मा का क्या है? 8वां सर्ग क्या है? नाटक है। उपन्यास आप लगाते हैं, हम जान रहे हैं। पहले नंबर पे है तो नाटक है। चलिए अगले प्रश्न पे। 8वां सर्ग नाटक है। 85 बताइए। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये पहले नंबर पे ही पहला जोड़ा चिंतामणि काव्य प्रकाश मतिराम रस रहस कुलपत मिश्र का है। अंग दर्पण रसलीन का है। शिव बावनी भूषण का है। तो ये भूषण का है। अंग दर्पण रसलीन का है। रस रहस कुलपत मिश्र का है। सही कर लीजिएगा। चलिए पति कुछ भी कर लीजिए। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए सही है। महिला आंचल के लेखक बताइए। बहुत सरल। तो महिला आंचल फणेश्वर रेणु 1954 बिहार के किस जिले की कहानी है? बता दीजिएगा। करती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो। आप पकड़ा करिए ट्रिक। देखिए मानो जानो मनहु जानो, मानो किस में आया है? तो कौन सा अलंकार हो गया? पकड़ लीजिए। देखिए मानो है। बताइए। ए लिखा है, ए है। बताइए। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मनहु जानो मानो। तो उत्प्रेक्षा जब संभावना व्यक्त की जाए। चरण कमल बंदो हरियाई बहुत प्रसिद्ध उदाहरण। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फिर भी विकल्प बदल देते हैं। आप अनुप्रास रूपक उपमा यमक कर देते हैं। चलिए बताइए। तो कौन सा होगा भैया? रूपक अलंकार होगा। बिहार में जो स्टेट देने जा रहे हैं वहाँ अलंकार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अलंकार तो बहुत ज़्यादा, काव्य शास्त्र से बहुत प्रश्न आते हैं। वहाँ जो स्टेट में प्रश्न आता है काव्य शास्त्र से और भक्ति काल से बहुत प्रश्न आते हैं। चलिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। बताइए। मात्रा लगा लें। चलिए 1 1 1 1 4 हो गया। रीति में 1 1 2 1 1 2 2 गिन लीजिए। 2 2 4 1 5 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। तो क्या है भैया? चौपाई है। सीधा चौपाई है। क्या है मेरे भाई? चौपाई है। उलाला में 15 मात्राएं होती हैं। 15 बताइए कमेंट करके। 15 13 होती हैं। 15 13 उलाला में हो गया। सोरठा में 11 13, दोहा में 13 11। ज़्यादा से कम याद करिए। ज़्यादा से कम दोहा किसी ने हमको भी बताया था, हम भी भूल जा रहे थे। बताइए। चलिए दोहा में 13 11। तो कौन सा है? चौपाई है।
रघुकुल रीत। चलिए, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहस पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। जब से श्याम गए हैं हमेशा हम पे पावस ऋतु ही छाई हुई है। बताइए, वर्षा ऋतु ही हमारे ऊपर है, हमारे नयन से आंसू बरस रहे हैं। बताइए कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार। चलिए अगले प्रश्न पे। 90। जसोदा हरि पालनो, झुलावे हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गाए। माता यशोदा अपने लल्ला को सुलाती हैं, पालना को झुला रही हैं। जसोदा हरि पालना, झुलावे झुला रही, हलरा रही, हलराना मतलब उसको पुचकारना धीरे से, दुलरा रही हैं बच्चे को, दुलरा मल्हा रही हैं। उसके बाद जोई सोई कछु गावे, जो मन में आ रहा है वही गा रही हैं। तो जसोदा हरि पालना, झुलावे हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे, तो इसमें कौन सा रस है? वात्सल रस है। बार बार पूछा जा रहा है पंक्ति, जो पंक्तियाँ बार बार पूछी जाती है उसको भी आप नहीं याद करते। वात्सल रस। चलिए, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध है? बताइए। नहीं है, संबंध नहीं है। देखिए, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बताइए। अवधी का नहीं है। अवधी यह पूर्वी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, अवधी, बघेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये समझ लीजिए, एक घंटे से ज़्यादा होता है ना, तो जो कलम है ना, ये प्लास्टिक की है और बहुत टाइट है, मोटी है, तो इससे हालत ख़राब हो जाती है, हाथ में पकड़ते पकड़ते पूरा कट जाता है। तो चलिए, इसीलिए ज़्यादा लिख भी नहीं पाते। क्लास अगर लेना होगा, अगर 2 घंटे लेना हो तो अभी देखिए हालत ख़राब हो जाएगी। मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही मध्य प्रदेश बता रहे हैं। देखिए, तो चलिए बिहार की है। मगही कहाँ की है? बिहार की है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस बोली से माना जाता है? अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? अभी हमने 7 रूपों को बताया। सिंधी का विकास ब्राह्मण से हुआ है, सिंधी का विकास ब्राह्मण से हुआ है। आप उसमें लिखे थे कि नहीं लिखे थे पता नहीं। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, बहुते जो हिंदी भाख्यो। बताइए यह पंक्ति किस भाषा में है? सूफी काव्यधारा की है तो अवधी में होगी। सूफी काव्यधारा का कवि है नूर मोहम्मद, किस काव्यधारा का कवि है? बताइए। तो अवधी में होगा ना भाई, किस में है? वह किस काव्यधारा का है कवि? इंद्रावती, नूर मोहम्मद। चलिए, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? अग्र मध्य पश्च। बताइए पश्च स्वर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इतना सरल, ये भी बताना पड़ेगा। ई तो आपका अग्रस्वर हो गया, अग्रस्वर हो गया। ए मध्य स्वर हो गया। जीवा के भाग के आधार पर जब आप बांटते हैं तो अग्र मध्य पश्च होता है ना, तो पश्च वो हो गया। चलिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन देशज है? तो खिड़की आपका देशज है। 30-40 शब्द लिखवाएंगे, उसी में से बार बार आता है। आप 500 शब्दों को पढ़ते हैं और एक भी नहीं कर पाते। चलिए, तो जुड़ने क्लास से जुड़ने के लिए देखिए 70 68 62 0242 पे तत्काल व्हाट्सअप करेंगे, आपको सारी प्लेलिस्ट भेज दी जाएगी फ्री में, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य है? बताइए। ए ओष्ठ है, ये दंत है। बताइए, तो तालव्य कौन सा है? च छ ज झ इ, यही तालव्य है। तो ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? देखिए, भारत में बहुत सी लिपियां हैं, 1 दर्जन से अधिक लिपियां हैं। हम आपको बता देंगे कौन सी लिपि नहीं है। कौन सी पूछी जाती है बार बार, कहाँ से पूछी जाती है? तो अंग्रेजी लिपि नहीं है, बाकी सारी लिपियां हैं। अब देखिए, इसमें अरबी लिपि, गुरुमुखी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, फारसी लिपि, तिब्बती लिपि, कुछ 1 दर्जन से अधिक लिपियां हैं। हम आपको कुछ लिपि लिखवा देंगे। कहीं कोचिंग में कोई नहीं लिखवाता है मेरे भाई, आपको कोचिंग में कहीं भाषा परिवार कोई नहीं लिखवा रहा है ना, तो लिपियों के बारे में लिखवा रहा है। लिपियों के बारे में बस वही ब्राह्मी लिपि का विकास लिखवा के छोड़ देते हैं। तो जो 12-13 लिपियां हैं उसका नाम ही बस केवल आपको जानना है। उससे प्रश्न आता है कौन सी लिपि नहीं है, तो अंग्रेजी लिपि नहीं है, तो हम आपको करवा देंगे, आपसे हमने कहा है ना। चलिए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ छ छ छ। बताइए, तो तालव्य है। अभी आप पढ़ के आए हैं, तो कौन सा है? तालव्य।
कौन सा है? तालब्य। चलिए, उसके प्राण सूख गए, प्राण क्या है? प्राण, दर्शन, आंसू, बताइए। नेत्र, ये क्या है? ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। चलिए, बहुवचन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, सज्जन का संधि विच्छेद कीजिए, व्यंजन संधि है, बताइए। सत, धन, जन, ता का, बताइए ता किस में बदलेगा? छ जात, प्रथम का तृतीय में बदलना, तो सत धन जन हो जाएगा, तो व्यंजन संधि। चलिए, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऋण से मुक्त, बताइए। जिसमें अलगाव हो, कौन सा समास होता है? 103। अब ज़्यादा नहीं बचा है, कोशिश करिए। हालत तो हमारी भी खराब हो गई, अब स्थिति नहीं कि हम कलम चला दें। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? इसीलिए रुक नहीं रहे थे शुरू में, कुछ बताना नहीं चाह रहे थे। चलिए, अपादान, अपादान तत्पुरुष। चलिए, इनमें से मोक्ष का पर्यायवाची जल्दी जल्दी बताइए। गति होगा, चाल होगा, दिशा होगा, दशा होगा, निर्वाण होगा, क्या होगा? बताइए। तो निर्वाण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 25 प्रश्न है, बताइए। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक, सम श्रुति भिन्नार्थक, सम भिन्नार्थक, इसे पढ़ लीजिए, टीजीटी का बहुत लोकप्रिय प्रश्न है, नहीं तो आप गलत करेंगे। चरम मतलब क्या होता है? कहते नहीं कि आप अपनी चरम सीमा पार कर चुके हैं, तो यही भिन्न है, बाकी तीनों चीज़ें मिलती जुलती। चलिए, खाक में मिलाना, खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ है कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 106। अब किसी का भी एक प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब जो भी 10-12 प्रश्न बचे हैं, 15। चलिए, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम अंतिम रचना है, तो इसमें कौन सी है? तो रघुवंशम को लगा लेंगे, यही इसके पहले आएगा और कोई है ही नहीं है। चलिए, मालती माधव किसकी रचना है? मामा उत्तर 1077 भवभूत पदवाक्य प्रमाणज्ञ, बताइए। तो कौन सा होगा? भवभूत, भवभूत। चलिए, अगले प्रश्न पे। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? ये तो बता ही देंगे, दंडी की है। चलिए, अगले प्रश्न में। रामू घर से निकला, रामू घर से निकला, अरे भाई जब अलगाव होगा तो कौन सा कारक होगा? बहुत अच्छा, प्रिया, प्रिया का सही है। देखिए, अभी तक जो कमेंट आ रहे हैं उसमें प्रिया हो गए, राजन हो गए, और आलोक, विपिन, अंजलि, प्रीति, पारुल, कम से कम 20 लोगों का हम देख रहे हैं एकदम एग्जैक्ट सही आंसर आ रहा है। इनका 2 4 5 पहले गलत हो, जिनमें विवादित है, जो विवादित है, बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर। तैयारी आपकी अच्छी है, हम आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार ना, हम ध्यान गड़ाए हुए हैं किसका कौन सा सही हो रहा है। गठरी, गठरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। हमने बताया था कि आप चेक कर लीजिए, गठरी अच्छी है एक अच्छा है। गठरी क्या है? गठरी बड़ी है एक बड़ा है, तो गठरी बड़ी। गठरी छोटी है एक छोटा है, छोटा है, छोटी है एक बड़ा, बड़ी है, तो गठरी छोटी है। गठरी बड़ी है, बताइए। तो चेक कर लीजिएगा, गठरी में ई की मात्रा भी लगी है, तो गठरी स्त्रीलिंग हो गया। अत्याचार में कौन सी संधि है? अतिधन चार, अचार, बताइए। तो यण संधि है। कौन सी संधि है? यण। चलिए, जल्दी जल्दी कि हमारी हालत ख़राब हो चुकी है, अब हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि एक भी प्रश्न करवा दें, लेकिन अब 125 करवाना ही था आज। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? जब योजक चिन्ह लगा हो तो कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामः रावणम ममार, बताइए किस लकार में है? ये आप नहीं बता पाएंगे, लिट लकार में है। लकार बताएंगे कितने होते हैं, ये सीधा नाम पूछा जाता है। चलिए, 114 हो गया, अब 115 पे चल रहे हैं। 115 पे चल रहे हैं। मति शब्द में कौन सी विभक्ति है? मति है, मति, मत्याह, मत्य, बताइए। ये तो मति शब्द में कौन सा है? तो मति में कौन सा है? प्रथमा है, ये तो प्रथमा ही पूछी गई है ना। चलिए, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, बताइए। यह रमेश की पुस्तक है, कौन सा सही होगा? यह रमेश की पुस्तक है। इदम मतलब यह रमेश की, रमेशस्य रमेश की पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बालिका गच्छन्ति अस्ति,
बताइए, बालिका गच्छन्ति अस्ति, बताइए बालिका गच्छन्ति अस्ति, इसका अनुवाद बालिका जा रही है मेरे भाई, बालिका जा रही है। अनुवाद आपको बता देंगे, कभी नहीं गड़बड़ होगा पूरी लाइफ। चलिए, सूफी साधना के 4 पड़ाव में से कौन सा नहीं? शरीयत है, तारिकत है, मारिफत है, मलकात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन नंबर ए, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। आप मत्स्येंद्र नाथ को भी याद करके बैठे हैं। कोई भी प्रश्न आए बस गोरखनाथ मारिए, नहीं तो गलत करके आएंगे, आयोग मानेगा नहीं। वहाँ बोर्ड लगा है, पत्थर पे लिख के चिपकाया गया है। चलिए, महापुराण किसकी रचना है? महापुराण किसकी रचना है? 121 नंबर। महापुराण किसकी रचना है? तो पुष्पदंत की। बहुत अच्छा। अंजना, बहुत अच्छा। रसमंजरी किसकी रचना है? रसमंजरी किसकी रचना है? बताइए। बिपिन नंददास की। देखिए, 20 लोग तो आप बहुत अच्छे हैं, 20 से 25 लोग बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं। हम किसी का नाम लेंगे तो वीडियो में अच्छा नहीं होता है। चलिए, मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की है। ये हम पढ़ चुके हैं, कुतुबन की है। 125वां प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 124वां बताइए, भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ बताइए। श्रीमद् भागवत पुराण है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में है? विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में है? तो चलिए, एक प्रश्न ब्रज भाषा में। आप अपना कमेंट करके बताइएगा कितना आपने सही किया है। यह 2016 का पेपर था। अब इसके बाद हम कौन सा हल कराएंगे? देखिए, कोई दिक्कत है तो इस पर संपर्क करिए। 70 68 62 0242 सारे पेपर डाल दिए जाएंगे आपको। सारे 2001 से लेकर 22 तक के टीजीटी के पेपर, 2001 से लेकर 22 तक पीजीटी के पेपर, सारे पेपर आपको दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम हमारा हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज ऑफिशियल ज्वाइन करेंगे, उसमें सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी इधर उधर भटक रहे हैं, जिस भी ग्रुप में हैं, कुछ दिन बाद हम भेजना बंद कर देंगे। हम आप साफ साफ बता रहे हैं, व्यक्तिगत मैसेज पे भी नहीं भेजेंगे। सीधा सीधा सुन लीजिए, ऑफिशियल ग्रुप में रहिए। जितनी भी पीडीएफ रहेगी, जहाँ से अचरा कचरा बटूर के आएगा उसी में डाला जाएगा। चलिए, 70 68 62 0242 टेस्ट कल है। कल 23 अगस्त रविवार को टेस्ट है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि समय से ही हमको मैसेज कर दीजिएगा कि हमको जुड़ना है, नहीं तो हम टेस्ट के समय आपको नहीं जोड़ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास के लिए आप हमको मैसेज कर दीजिए। हमारी क्लास का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाए, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क आपको पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। सब हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। हम ऑफलाइन की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर ऑफलाइन हमारा अगर काम हो जाता है तो हम ऑफलाइन आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे। निःशुल्क ऑफलाइन पूरे प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा। या तो जो आईपीएस हैं वो खोले हैं, या तो हम करवाएंगे आपको, अगर रूम की व्यवस्था हो जाती है तब। जिस हाल में वहाँ वनडे की कोचिंग चलती है, अगर खाली रहेगा तो हम आपको समय बता देंगे, उसी समय में 1 घंटे क्लास उसमें ले लिया करेंगे। काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, व्याकरण की। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लग रही है ये भी कमेंट करके बताइएगा ना। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, रखें, अब कट कर रहे हैं।